Hello everyone, this is YK Rastogi and welcome to Youth Engineers Academy. Today I am here to announce a new online batch of mechanical engineering in respect to DRDO vacancies. At the same time, in this video, we will do detailed analysis of notification of DRDO vacancies. काफ़ी समय के बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज आई हैं, है ना। मैकेनिकल में अभी गवर्नमेंट जॉब्स और पीएसयूज में बहुत वैकेंसीज नहीं आ रही थी पिछले कुछ समय से, बट इस बार जो है डीआरडीओ ने काफ़ी अच्छा मौका दिया है डिप्लोमा स्टूडेंट्स को। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, टोटल जो वैकेंसीज की संख्या है वो 1901 वैकेंसीज हैं, टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बट इसमें जो डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसीज हैं टोटल वो 892 हैं। बट 892 वैकेंसीज में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 294 वैकेंसीज हैं जो कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हैं। 15 वैकेंसीज हैं जो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए हैं। तो टोटल अगर हम देखें, टोटल जो वैकेंसीज आएंगी वो 294 वैकेंसीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्योर मैकेनिकल ब्रांच के लिए हैं और 15 वैकेंसीज मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए हैं। तो जो टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी वो आपकी हो जाएंगी 309। तो ठीक है, काफ़ी समय से वैकेंसीज नहीं आ रही थी मैकेनिकल में, अब आपके सामने वैकेंसीज हैं तो इट्स अ गुड चांस आई थिंक। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इस डिटेल्ड एनालिसिस लेंगे। डीआरडीओ ने जो भी अपना नोटिफिकेशन निकाला है कि किस डेट से उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, किस डेट में एंड होगा, ठीक है, उसके बारे में पूरा बात करेंगे। जो फॉर्म आपका है उसमें क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है फॉर्म भरते समय। अच्छी बात यह है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कि डीआरडीओ ने बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो हायर क्वालिफिकेशंस के व्यक्ति हैं, स्टूडेंट्स हैं, जैसे जिन्होंने बीटेक किया है, ठीक है, या अदर हायर एजुकेशन अबव देन बीटेक किया है, वो एलिजिबल नहीं है। ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो आपका जो कंपटीशन है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ ही होने वाला है, तो उसमें आपको बहुत बॉदर नहीं होना है कि बीटेक वाले भी आने वाले हैं, ठीक है। सो आइए देखते हैं, पहले तो एक लुक लेते हैं क्या वैकेंसीज हैं। सो डीआरडीओ जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है और इनका जो रिक्रूटमेंट सेल है उसको कहते हैं सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, सेप्टेम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट नंबर लिखा हुआ है सेप्टेम 10 DRTC। ओके, जो वैकेंसीज की संख्या मैंने आपको बताई थी, टोटल वैकेंसीज 1901 वैकेंसीज है टोटल। पोस्ट जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का, STAB। ओके, सो दिस इज फॉर द डिप्लोमा, दिस इज फॉर द डिप्लोमा एंड सिंपल BSc, बैचलर इन साइंस। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इन 1901 वैकेंसीज में से 892 वैकेंसीज जो हैं वो डिप्लोमा के लिए हैं। सो रिमेनिंग 1000 वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली वो आपका जो है BSc होल्डर्स के लिए है। टेक्नीशियन ए का भी वैकेंसी है इसमें, लेकिन टेक्नीशियन ए में जो लोग अप्लाई करेंगे वो 10+2 या ITI होल्डर्स होंगे, ठीक है। ITI में भी बहुत सारी ट्रेड्स को इन लोगों ने इस बार लिया है, ठीक है। तो जो भी ITI के बच्चे हैं वो भी इस नोटिफिकेशन को देख लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं तो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि डिप्लोमा होना चाहिए, सो डिप्लोमा होना चाहिए, दैट मीन्स कि 23 सितंबर 2022 तक आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। डिप्लोमा फाइनल का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए, मतलब आपको डिप्लोमा मिल चुका हो, ठीक है। सो ये क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है।
इसके साथ साथ जैसे अगर उसने एज दिया हुआ है कि 28 ईयर्स होना चाहिए, तो आपका जो डेट भी है वो 23 सितंबर 2022 से ही लिया जाएगा कि 28 आप हैं उस समय या नहीं है। ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 सितंबर, ध्यान दीजिए 3 सितंबर से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। टाइम मॉर्निंग का टाइम है, 10 AM से ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 23 सितंबर, अराउंड 20 डेज का टाइम है आपका फॉर्म फिल करने का। और इसका जो टाइम है वो इवनिंग 5 PM, इवनिंग 5 PM, 5 PM तक आप जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है साइट्स पे, समटाइम्स आपका फीस का पेमेंट नहीं हो पाता है, फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, तो आप लास्ट डेट का तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन हो वैसे ही आप 3 सितंबर से जैसे ही फॉर्म ओपन होने लगे वैसे ही आप स्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस को। ठीक है। अभी तक इन्होंने डेट्स अनाउंस नहीं किए हैं कि एग्जाम का जो डेट्स है वो क्या होगा। 2 पार्ट में करा रहे हैं एग्जाम, CBT 1 और CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और 2। तो 2 टीयर में एग्जाम हो रहा है। पहले टीयर का अभी इन्होंने डेट अनाउंस नहीं किया है और लिखा है कि टू बी अनाउंस ऑन DRDO वेबसाइट। तो फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोग नियमित रूप से रेगुलरली आप DRDO की वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कब से है। ठीक है। बाकी STA B, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, जिस पोस्ट के लिए डिप्लोमा होल्डर्स को अप्लाई करना है, उसका मेरे पास कुछ डिटेल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे पे स्केल जो दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पे स्केल है। $35,400 से 1,12,400 PSUs का पे स्केल हमेशा से अच्छा रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा पे स्केल आपको दे रहे हैं। जो एज लिमिट दिया हुआ है वो 18 ईयर्स से 28 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो जो भी एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज वो आपको मिलेगा। ठीक है, बट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से 28 ईयर्स है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रुशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 23 सितंबर है। दैट मीन्स कि 23 सितंबर को आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 18 ईयर्स होना चाहिए, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो आपका 28 ईयर्स होना चाहिए। क्लियर है? तो एक बार एलिजिबिलिटी को आप लोग पूरी तरीके से चेक कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को डालेंगे। ठीक है। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया, डिप्लोमा, डिफरेंट ब्रांचेस में डिप्लोमा की पोस्ट हैं, तो डिप्लोमा होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक एमटेक पीएचडी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। ऑटोमोबाइल की जो पोस्ट हैं वो 15 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 25 पोस्ट हैं, केमिकल में 35, कंप्यूटर में 167 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 17, इलेक्ट्रिकल में 68, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 31 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 192, इंस्ट्रूमेंटेशन 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 294, ओके।
और डिप्लोमा में कई ब्रांचेज होती हैं, मैकेनिकल के साथ चलती हैं, जैसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल जो है वो अलग से 15 वैकेंसी लेके आता है। तो टोटल जो मैं वैकेंसीज लेके चल रहा हूँ वो 309 वैकेंसीज लेके चल रहा हूँ मैकेनिकल के लिए। क्लियर है? उसके बाद में टोटल जो आपका वैकेंसी मैंने बताया 309 वैकेंसीज है। अब एक बार देखते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जिस डेट से आपको अप्लाई करना है वो है 3 सितंबर। 3 सितंबर से आपका जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो देख लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको DRDO की साइट पे जाना है। मैं साइट का नाम आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, www.drdo.gov.in। इस साइट पे आपको जाना है, ठीक है। इसके बाद में अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जो हैं उनके साथ में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। दूसरा काम है आपको रजिस्टर होना है, ठीक है। और अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ में आप यहाँ पर रजिस्टर होंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो चेंज नहीं होने वाला है, ईमेल आईडी आपकी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जो भी आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसको पूरी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस तक आपको रिटेन रखना है। ना आप मेल चेंज करने वाले हैं, ना ही आप मोबाइल नंबर बदलने वाले हैं, भले ही कितना अच्छा प्लान आ जाए किसी दूसरे उसमें, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं बदलना है, आपको वही रखना है, ठीक है। तीसरा है कि आपको रजिस्टर करने के बाद में एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, उससे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपने इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में फिर आप अपनी बेसिक जो डिटेल्स हैं वो भरेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब भी आप लॉगिन करें, रजिस्टर आप कभी भी हो सकते हैं, बट जब आप लॉगिन करिए तो आपके पास कुछ चीजें पहले से होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आप पहले से स्कैन्ड कॉपीज रख लेंगे। किन किन चीजों की स्कैन्ड कॉपीज रखेंगे अपने पास में? स्कैन कॉपी चाहिए आपको आपके डिप्लोमा की, डिप्लोमा का आपको स्कैन कॉपी चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए चाहिए उन्हें, ओके। एज के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th क्लास का। क्लियर है? फोटो आपको स्कैन करके रखनी है अपनी, नॉर्मली जैसे स्कैन होती है, ठीक है, वहां पर वैसे बताया जाएगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी। एक वाइट पेपर पर आप अपना सिग्नेचर आप एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर कर लेंगे, उसके बाद में उसका फोटो खींच के या स्कैन करके आप रख लेंगे, ठीक है। और अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड। इस आईडी कार्ड में क्या क्या हो सकता है? आपका आधार हो सकता है, आप पासपोर्ट ले सकते हैं, वोटर आईडी ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज ने अगर कोई फोटो आईडी कार्ड आपको इशू किया है तो वो भी यहां पर वैलिड है, ठीक है, उसे भी आप ले सकते हैं। एक चीज आप ध्यान देंगे कि इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद में किसी भी तरह का करेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आपसे फॉर्म को भरते समय कुछ गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही प्रिसाइसली आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आप किसी भी तरीके का उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकते, बाद में आपको इसमें चांस नहीं मिलने वाला। सबमिट करने के बाद जब आप फाइनली सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको एक सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रखना है अपने सेल्फ रेफरेंस के लिए। आपको कहीं भेजना नहीं है, DRDO को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपके फर्दर रेफरेंस के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आप उसको सेव करके और उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे।
ठीक है, सेव करके सिर्फ मत रखिएगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी सेव्ड फाइल का कुछ करप्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो आप एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी जो यूजर आईडी है, वो सब कुछ आपका वहां पर मेंशन होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहेगा तो पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा से ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है, 100 रुपीज रखा हुआ है एप्लीकेशन फीस। हो सकता है कि जिस यूपीआई या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से आप करें तो हो सकता है वहां पर कुछ चैनल का चार्ज आपसे ले, बट वो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ 100 रुपीज लिखा हुआ है। हो सकता है बैंक कुछ कन्वीनियंस चार्ज वगैरह ले ले, तो वो बहुत ही नॉमिनल होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज का, ये भी रिलैक्सेशन है। किनके लिए? ऑल वुमेन, जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एग्जेम्प्टेड है। ऑल SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी ये आपका एग्जेम्प्टेड है। साथ ही साथ जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड या फिजिकली डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए भी ये आपका एग्जेम्प्टेड किया हुआ है फीस, तो उसके लिए आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, एक चीज और है, आपको लगता है कि आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम्स क्या है ना कि आपने BSc भी कर रखा है, BSc करने के बाद में आपने डिप्लोमा किया है। ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं और दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं, मतलब BSc लेवल से भी अप्लाई कर सकता हूं और डिप्लोमा लेवल से भी अप्लाई कर सकता हूं। तो इन दैट केस आपको 2 सेपरेट एप्लीकेशंस डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहां से आपका मतलब एक एप्लीकेशन आप डिप्लोमा के लिए डालेंगे और एक एप्लीकेशन आप BSc लेवल से डालेंगे। ठीक है, आपको मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल DRDO आपको इजाजत दे रहा है इसकी, बट आपको सेपरेट फॉर्म्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 टीयर में एग्जाम करा रहे हैं, तो सबसे पहला जो है स्क्रीनिंग के लिए ले रहे हैं। देखिए, स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसमें से वो स्क्रीन कर लेंगे कुछ कैंडिडेट्स को, उसका अपना एक कट ऑफ होगा और कट ऑफ के बाद में फिर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अलग अलग डेट्स में एग्जाम कराते हैं, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है, तो फाइनली ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बाद में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ही आप टीयर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। पहले आप टीयर 1 का एग्जाम देंगे और ये स्क्रीनिंग है, फाइनल टीयर 2 के एग्जामिनेशन से होगा। ठीक है, टीयर 1 के जो भी मार्क्स आपके आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए हैं, वो फाइनल टीयर 2 में आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा टीयर 1 का। क्लियर है? नाउ जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ओके, यहां पे लिखा हुआ है काफी, बट वो सब लैंग्वेज है, मैं आपको सीधा बताता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब जो मैथमेटिक्स है ना, अंकगणित 10th लेवल तक, वही आपकी आनी है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। रीजनिंग आपका आएगा, जनरल अवेयरनेस जो भी आप आसपास, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में बहुत ही बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, अपने देश के संविधान, पॉलिटी के बारे में, अपने देश के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी होनी चाहिए वो चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक चाहिए, बहुत कोई उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, और आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो है 90 मिनट्स। ठीक है, तो इट्स ओके, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कोई ऐसा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो CBT होगा, जिसको प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए ये कह रहे हैं कि CBT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, ये स्क्रीनिंग के लिए है, सिलेक्शन के लिए वो सिलेक्शन टीयर 2 से करेंगे। इसमें टेस्ट स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट,
लाइक अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपसे मैकेनिकल के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आप सिविल के हैं तो सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट्स का टाइम दे रहे हैं। एक चीज और है यहां पर कि टीयर 1 के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% दिया हुआ है टीयर 1 के लिए, मतलब 100 में आपके 40 नंबर तो आने ही आने चाहिए, है ना। 40 से कम आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, वो 40 तो आने चाहिए और आने भी चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 35% दिया हुआ है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसके ऊपर आ जाए, इससे कम नहीं आने चाहिए, इससे कम आएंगे लेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक डिटेल्ड जो एनालिसिस था, जो भी नोटिफिकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, फॉर्म भरने में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है, आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम एक ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, आज उसका अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। एक ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होगा इन वैकेंसीज के लिए, डीआरडीओ के लिए, ठीक है। इसमें आपका पूरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका हम लोग आपको एक ऑनलाइन कोर्स आपको कराएंगे, जिससे कि आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। साथ ही साथ रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है और इंग्लिश, और साथ ही साथ आपका जनरल साइंस, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स का भी हम आपको मटेरियल उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। सो ऑनलाइन बैच हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच किस तरीके से आपने लेना है, किस तरीके से आपको उसको अवेल करना है, तो यूथ इंजीनियर्स एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर है, ठीक है। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सिर्फ दिखेगा ऑनलाइन बैच फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर डीआरडीओ, ठीक है। सो आपको उस बैच को ज्वाइन करना है, वहां पर जो भी आपको पेमेंट्स वगैरह का आएगा तो वो आप करके उस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कोर्स हम लोग 1 सितंबर से लॉन्च कर रहे हैं। 1 सितंबर से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट से जो आपका फॉर्म भरने का डेट है वो 3 सितंबर है। हम 1 सितंबर से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी डेट्स नहीं आई हैं, ठीक है, तो कंफर्टेबली है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और एटलीस्ट पीएसयू का एग्जाम है, 2-2.5 महीने लगना ही टाइम, ठीक है। 2 महीने तो एटलीस्ट है, 2 महीने से ज़्यादा ही टाइम आपको मिलेगा इस एग्जाम के लिए, टीयर 1 के लिए, ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया यहाँ पर नोटिफिकेशन का डीआरडीओ के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ मैंने अपनी कोचिंग यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के माध्यम से एक ऑनलाइन बैच का भी अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है, जो कि पूरी तरीके से डीआरडीओ के लिए डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग बेनिफिटेड हो उससे। काफ़ी समय के बाद मैकेनिकल में वैकेंसीज आई हैं, अच्छा माहौल है, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो मेरे संपर्क में हैं खुश हैं, ठीक है। तो आप लोग भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली, थैंक यू।